पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसी राष्ट्र पुरुष की जो आत्मा है वो बसी हुई है यहां मौजूद कई लाखों गांवों में, जिनको मजबूत करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1960 के दशक में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत करी थी। आज कई दशकों के बाद इसी पंचायत को ओटीटी के माध्यम से हम सबके बीच में एक आवाज लेकर आई है। आवाज जो भारत इस देश के गवईपन में डूबी हुई है। आवाज भारत की, आवाज पंचायत की। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपके, हमारे, हम सबके बनराकस श्री दुर्गेश कुमार का। देख रहा है विनोद। स्वागत है आपका, सर स्वागत है। धन्यवाद। कैसे सफर की शुरुआत हुई? दरभंगा, बिहार, मुंबई, बनराकस, एक लंबी कहानी चंद शब्दों में नहीं समेटी जा सकती है। सर बात यह है कि आर्ट जो है वो बचपन से आदमी के अंदर होता है। कोई परिवार उसको सपोर्ट करता है, कोई परिवार बोलता है डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया था, पर मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया कि आपको थिएटर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। अभी पूरे विश्व की यही बात है कि व्यक्तित्व का विकास होगा तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो हमने इससे प्रभावित होकर थिएटर ज्वाइन किया और 98 में एक फिल्म आई थी सत्या, जो एक नए तरह के फिल्म को दिखाया था। उसमें भीखू मात्रे जी का कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था। उससे हमारा परिवार काफ़ी प्रभावित था। तो उन्होंने कहा कि दुर्गेश जी, मनोज वाजपेयी जी के बहुत इंटरव्यू आ रहे थे, तो उसमें कहा गया कि दुर्गेश जी आप एनएसडी कीजिए, ये भी एक रोज़गार का नया माध्यम है। और मैं एनएसडी की तैयारी करने लगा। पहले श्री राम सेंटर, फिर एनएसडी, वहाँ से 1 साल का रिसर्च वर्क, फिर वहाँ की रेपेटरी कंपनी। ये सब बोलना इतना आसान है, पर इन सब को पाने में बहुत बार मैं असफल भी हुआ। तो मैं युवाओं को यही कहता हूँ, प्लीज़ सेलिब्रेट योर फेल ऑल्सो। जितना आप अपने फेल को सेलिब्रेट करेंगे, सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। दुर्गेश जी, एक सवाल बिल्कुल बनता है, ये जितने भी युवा आपको टेलीविजन के माध्यम से देख रहे होंगे, जो देश की एक बड़ी जनसंख्या, जो शायद अंग्रेजी में जिसका हाथ बड़ा तंग होगा, जो गांवों से आती है, जिसको मुंबई, दिल्ली या इन बड़े शहरों में काम करना है। आपने चूंकि हिंदी बोलने वाले प्रदेश से आते हैं, आपकी मेरे ख्याल से हिंदी उतनी ज़्यादा उत्कृष्ट है उसमें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन बच्चों को, इस युवा पीढ़ी को कैसे आप जोड़ेंगे कि वो जो एक दिमाग में डर होता है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो कुछ नहीं आती, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे इसको करेंगे आप? मेरा ये मानना है कि इंग्लिश एक पढ़ाई है, योग्यता नहीं है। ये आपको आता है, ये अच्छी बात है। नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ इग्नू से, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं उतनी अंग्रेजी ज़रूर जानता हूँ जिससे मैं एन एक्टर प्रिपेयर्स पढ़ के समझ लूँ। जो मेन ग्रंथ है आपको अभिनय का, वो मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, वो मैं समझ लेता हूँ। माई लाइफ इन आर्ट, कॉन्स्टेंटीन स्टेनिस्लैवस्की, प्लीज़ वो ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। उससे आपके लाइफ में पता चलेगा कि अभिनय ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो वो सब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अब अपने ज्ञान को बघारने के लिए अंग्रेजी बोलने लगूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। कृपया वो आप भी न करें, क्योंकि हम हिंद राष्ट्र में रहते हैं और हमें यहाँ हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जब आपकी पंचायत आई, लोगों के बीच में फेमस हो गए, अचानक से फेम आया, तो लोगों ने तो सोच लिया अब तो बंगला, गाड़ी सब मौजूद हो। तस्वीर कुछ ऐसी थी या बदली हुई थी पंचायत के बाद? सर मैं बहुत ही यथार्थवादी इंसान हूँ, यथार्थ में रहता हूँ। हमारे गुरु रॉबिन दास यही कहते हैं, यथार्थ जो है वो एक जीवन शैली है,
उसको अपने जीवन में लाओ। तो मैं आपको बताऊं, सपने उतने ही देखें जो आप पूरे कर पाएँ। सपना अपने औकात से बाहर भी न देखें। तो अगर इसमें चलिएगा तो आपका जीवन बहुत सफल रहेगा। अरे भाई, दुकान पे जाके चाय भी तो पीनी है, छोले भटूरे भी तो खाने हैं, उसमें भी तो जीवन है। तो भाई वो कौन एंजॉय करेगा? तभी तो हम खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए अपने योग्यता के अनुसार, मुझे पता लग गया था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, तो मैं वो छोड़ दिया। मैं चला गया हिंदी साहित्य की ओर। हिंदी साहित्य से इंटरेस्ट जरा अभिनय करने लगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि प्लीज अपनी योग्यता को जरूर जानें। योग्यता को, ये जितने भी योग्य लोग आपके सामने बैठे हुए हैं या जो देख रहे हैं या आगे जाएंगे, ये सब देश का भविष्य कहलाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड बड़ा कॉमन है, मीटिंग मीटिंग। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। पंचायत के बाद, चूंकि मैं पंचायत ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा करियर का मैं मानता हूं ब्रेक, या अमूमन लोग यही मानते हैं, बदलाव क्या हुआ आपको? क्या बड़े प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई, डायरेक्टर्स फोन करने लगे, या शायद ये लोगों के बीच में सिर्फ भ्रांति है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या आपके साथ? यथार्थ में यही हुआ सर कि मेरे पास काम अच्छे आने लगे। कोई काम की लाइन नहीं लगी, कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया मुझे। मैं ऑडिशन देता हूँ, आज भी 2 ऑडिशन दिया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, यथार्थ में रहता हूँ मैं, कि 4 दिन का काम, 3 दिन का काम, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, इस तरह से अपना जीवन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं यारी रोड में एक छोटा सा घर खरीद लिया हूं। रूम रेंट की चिंता नहीं है, पानी पी के भी स्ट्रगल कर लूँगा। धन्यवाद। तो अब फिलहाल आप लोगों की, आप में से अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो देख रहे हैं वो यकीनन तौर पे जानते होंगे, अभी एक फिल्म आई थी लापता लेडीज। इस फिल्म को अभी ऑस्कर में आधिकारिक तौर पर एंट्री मिली है, उसमें भी इनका एक रोल है। थोड़ा बताइए उसके रोल में बारे में। आपने मना कर दिया था फिल्म को? जी, मेरा कहने का ये मतलब था, मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था कि अब बाबूजी नहीं रहेंगे। आप कल्पना करने लगते हैं। तो मैं घर चला गया था 6 महीने के लिए उनकी सेवा के लिए। तो मुझे कॉल आया कि आपका हो गया है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा। मेरे भाई ने मुझे, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, तो मैथिली में कहा, नहीं बउआ, आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस में एना काज नहीं भेटै छै, अहाँ की काज करबाक चाही। हम अहाँके कहै छी करू, बाबूजी का ध्यान हम राख ले। ये बोले, मतलब बाबूजी का ध्यान मैं रख लूँगा, आप ये फिल्म कीजिए। तो उनके कहने पर मैंने वो फिल्म की, और आज देखिए वो ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर के लिए। तो जब आपके पास खबर आई कि लापता लेडीज की आधिकारिक तौर पे एंट्री हुई है ऑस्कर में, पहला इंप्रेशन क्या था? कुछ याद आया कि जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहां पहुंचे, या पहुंचे कहां पे? सर एक्चुअली में आदमी बोलता है ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे कहीं नहीं पहुँचना है। मुझे ये यात्रा अच्छी लगती है। मैं अभिनय की किताब पढ़ता हूँ, मैं जमीला चाय की दुकान पे चाय पीता हूँ। मेरा जीवन चल रहा है और अच्छा चल रहा है। एक दिन छोले भटूरे खाता हूँ, एक दिन थोड़ा चिकन बना के खा लेता हूँ। ये सब चल रहा है। जेब में पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हैं, छोटा सा घर है, बहुत सामान्य आदमी हूँ और अच्छा जीवन चल रहा है। मैं यही सोचता हूँ। ऑस्कर में गई, बड़ी बात। किरण राव जी को, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे काम को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन मैं फिर ऑडिशन की लाइन में आपको मिलूँगा। ये एक ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने आप लोगों को, आपको पहचाना होगा जब आपकी एंट्री होगी, तो आपको यकीनन तौर पे आपकी पहचान है। ये जो प्रोसेस होता है पहचान बनाने का, वो कितना मुश्किल होता है? क्योंकि उसमें कई बार ऐसे क्षण होते हैं जब आपकी हिम्मत टूट जाती है। आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो कोई सहारा नहीं होता है। बॉलीवुड और ये फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें मोटे तौर पे, तो एक पॉइंट आता है जब सोचा होता है छोड़ो,
चलते हैं, घर चलते हैं, अपना ही काम करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जितने भी है ना, इनकी ज़िंदगी में एक क्षण आएगा, तो जब वो क्षण आए तब वो आपकी बात को याद रखेंगे सब। देखिए सर, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ईश्वर है, मैं मानता हूँ, मैंने देखा है उनको, मतलब अपने जीवन के अनुभव से। मैं कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता, समाज ने नकार दिया जिसको, वो आज आपके सामने बैठा है, इसका मतलब वो ईश्वर है, तभी तो बैठा है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे मुश्किल समय याद रखिए, वो भी चला जाएगा, सबसे अच्छा समय याद रखिए, वो भी चला जाएगा। आप जो करने आए थे 2001 में, जब मैंने पहला नाटक किया था, तो मैंने नहीं सोचा था कि OTT आएगा, मैंने नहीं सोचा था कि पंचायत जैसी वेब सीरीज बनेगी, मैंने नहीं सोचा था कि लापता लेडीज ऑस्कर के लिए जाएगी। मैं अपना कर्म करता गया, ईश्वर मेरे साथ रहा और हम अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। आपने ऑडिशन दिए होंगे कई बार लोगों से मिलते होंगे, पार्टीज में मिलते होंगे, सामाजिक तौर पे मिलते होंगे, कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते होंगे आपको। अब ये बताइए, सबसे बड़ा कमेंट, तंज, व्यंग, चाहे वो ऑडिशन के सेट पर हो, चाहे आपके काम करने वाले में से किसी ने कहा हो, जो आम तौर पे कोई सुने तो शायद वो हिम्मत छोड़ दे, लेकिन आपने नहीं छोड़ी, आपने उसको ओवरकम किया। वो सबसे ख़राब कमेंट कौन सा था जिससे आपने ओवरकम किया और उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया? देखिए, प्रशंसा भी दिमाग में हावी होती है और कोई आपकी आलोचना करे वो भी दिमाग में हावी होती है। मैं कुछ नहीं हावी होने देता। पूरा अंधेरी वेस्ट में मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग पीछे से एक ही चीज़ बोलते हैं, ए चट्टा, सचिव जी को परेशान काहे करता है रे, यही बोलता है मेरे। तो अब इससे मैं परेशान हूँ। इसमें भी ह्यूमर है कि एज ए दुर्गेश तो वो मुझे नहीं जानना, पर एज ए बनराकस वो मुझे जान रहा है, तो बस मैं इसको भी इंजॉय करता हूँ। तो किसी बॉलीवुड का, या मैं कहूँ फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का शब्द गलत होगा, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री भारत में जो मौजूद है, गाँवों को और गाँवों के परिदृश्य को दिखाने में कितना बदलाव आया है? अगर मैं 10 साल पहले होता या 20 साल पहले होता, तो जिस तरह से चित्रित किया जाता था छोटे शहरों को और या गाँवों को, और आज जो दिखाया जा रहा है, बदलाव कितना आया है? और ये बदलाव सही है या गलत है? देखिए, बदलाव तो बहुत सही की ओर जा रहा है, और बदलाव सही या गलत नहीं होता, हम आईना है। कबीर का एक दोहा याद कीजिए, मैं बोलना चाहूँगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। अर्थात हम कलाकार अपने समाज के लिए निंदक हैं। हम आपको आईना दिखाएंगे कि देखिए आपके समाज में ये हो रहा है। DD1 का ज़माना याद कीजिए, मालगुडी डेज आता था, और आज का ज़माना याद कीजिए, पंचायत आ रहा है। तो गांव में बदलाव हुआ है, जिस स्तर पर बदलाव हुआ। मैं जिस गांव में शूट करता हूं, पहला सीजन किया था वहां कच्चा सड़क था, दूसरा सीजन किया वहां ईंटे का सड़क बन गया, और तीसरे सीजन में गया तो वहां पिच बना हुआ था। अब बताइए, गांव तो ग्रो कर रहा है भाई। ग्रास रूट लेवल पे कौन कौन काम कर रहा है, वही समझ रहा है देश कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो फिर ये जो सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, आप मूलतः धनबाद, दरभंगा से हैं। दरभंगा। तो दरभंगा में कौन सा गांव है आपका? मोतीपुर गांव। तो इन 3 सीजन में आपके गांव में क्या बदलाव आया और आपको लेकर क्या बदलाव आया? जी, मैं ईमानदारी से कहूँ, हमारे गांव में कोई बदलाव नहीं आया। हम उनके लिए वही दुर्गेशवा हैं, हम उनके लिए वही प्रोफेसर के बेटा हैं जो बर्बाद हो गया। तो लोग मुझे मानना है कि मैं बर्बाद हो गया। अच्छा, ये बताइए कि हम जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो खान्स की बात होती है, कपूर्स की बात होती है। आपके नाम के पीछे तो न कपूर है न खान है। मेरे नाम के पीछे कुमार है। आप कुमार से। तो ये जो जर्नी होती है,
बिना खान्स के या बिना, एक माना जाता है ना, एक रूढ़िवादी तरीके से सोचा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर लीग से आते हैं। कई बार बात होती है, आपकी ही इंडस्ट्री की कई महिला अभिनेत्री हैं, एक बड़ी मशहूर, उन्होंने तो काफ़ी आवाज़ बुलंद भी करी है, जिसको नेपोटिज्म कहा जाता है। आपने कभी फेस किया, आपको लगा कि ये रोल के लिए आप उपयुक्त थे, नहीं आपको दिया गया क्योंकि उस सामने वाला था वो कहीं और से आ रहा था, ये चीज़ें? अच्छा, और दूसरा, पहला तो आपने फेस किया नहीं किया, और दूसरा, क्या ये वाकई में प्रैक्टिस आम है या नहीं है? सही सही जवाब चाहिए हमें। सर मैं ईमानदारी से कहूँ, जब मैंने मनोज वाजपेयी का 2 साल इंटरव्यू पढ़ा और उसके बाद उनका भीखू मात्रे देखा सत्या में, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद क्या है ये मुझे क्लियर है ना सर। मेरा मकसद है काम करना। ऑटो वाले मुंबई में ऑटो चलाते हैं, आपको सही जगह पहुंचा देते हैं, आप उनको जाके ऑस्कर अवार्ड थोड़ी देते हो, जबकि वो दुनिया का कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। तो आप उनको 21 रुपया, 22 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया देते हो, हम जस्ट वो काम कर रहे हैं। अगर आप ये सोचिएगा तो ये इंडस्ट्री से बढ़िया इंडस्ट्री कोई नहीं है, जहां आपको इतनी मतलब प्रतिष्ठा दी जा रही है। आप दरभंगा से आए, बिहार से आए, मुंबई में आके महाराष्ट्र में काम किया। कहा जाता है हिंदी माँ है तो मराठी मौसी होती है। ये दिक्कतें आपको भी देखने के लिए मिली हैं? आप सही बताइए, मुंबई का माहौल कैसा है लगा? क्योंकि ये बहस काफ़ी आम होती है कि आउटसाइडर्स के लिए मुंबई नहीं है, आपने भी सुना होगा कई बार, लेकिन आपका अनुभव क्या रहा इस शहर को लेकर? इस शहर की जो तबीयत है, मिजाज है यहाँ के लोगों का, क्या आपको वो डिफरेंस दिखाई दिया परप्रांतीय होने का? और वो डिफरेंस वो क्या या आपका अनुभव कुछ अलग रहा? नहीं, मेरा अनुभव बिल्कुल ही मज़ेदार रहा। मैं कोहलियों के बीच में रहता हूँ, वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी हैं, वहाँ कोहली भी हैं, सब मेरे दोस्त हैं। एक बार की घटना बताता हूँ कि पंचायत 3 आई, बहुत फेमस हुआ, तो 3-4 मराठी दोस्तों ने मुझे घेरा कि हे तुझा लायला मीटिंग करेला हुआ, ऐसा सब बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला अरे चलिए सर आपको पार्टी करवाते हैं। मैंने बोला नहीं सर। उसमें से एक बोला हे तू जानता नहीं को ई ब्रह्मचारी आए, राम 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 ब्रह्मचारी आए। मैं समझ गया, देखो मेरा इंटरव्यू देख देख के ये भी जान गया कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ। हम जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है। बॉलीवुड के जरिए हम ऐसा क्या करें कि हम अपने इस भारत को श्रेष्ठ बनाएं? हम कई बार कहते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु है और कई तरह के नारे लगते हैं, लेकिन वाकई में, क्योंकि मैं बार बार आप जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जो टीवी के माध्यम से भी आपको देखेंगे, आप हम सबके बीच में से आए हैं, हमारे बीच के ही आप आदमी आए हैं और इतना आगे बढ़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस यात्रा को हम कैसे इस देश के संदर्भ में देखें कि इस देश को हमें आगे लेके जाना है, श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि श्रेष्ठ की परिभाषा बहुत कठिन है जहाँ तक मुझे समझ में आती है। आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे और इनसे क्या चाहते हैं, इनका क्या योगदान होना चाहिए सब में? देखिए 1959 में बना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वर्ल्ड के सभी स्कूलों से प्रभावित होकर उसका सिलेबस तैयार हुआ, उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया। वर्ल्ड का सबसे पहला एक्टिंग स्कूल है जो 1 पैसा नहीं लेती। ट्रेनिंग का सबसे पहला स्कूल है जहां गुरुकुल व्यवस्था है, मतलब 24 घंटे आप वहीं रहते हैं, गुरु आपको ट्रेंड करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी से रिसर्च की हुई अनुराधा कपूर हमारी निर्देशिका थी, डायरेक्टर थी। रॉबिन दास हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कीर्ति जैन हमारी टीचर थी। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड, उनको विश्व में बुलाया जाता है कि सीनिक डिजाइन पढ़ाइए, एक्टिंग पढ़ाइए, इंडियन कल्चर पढ़ाइए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत हुआ कि नहीं? और वही स्टूडेंट आज पढ़कर उसकी फिल्म ऑस्कर ऑफिशियल एंट्री में गई है। क्या ये हम श्रेष्ठ भारत की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? आपने इंजीनियरिंग करी,
मैं इंजीनियरिंग कर नहीं पाया सर। चलिए कोई बात नहीं, आपने इंजीनियरिंग की शुरुआत करी, जी। फिर आपका रुझान उससे पहले से ही एक्टिंग को लेकर था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में डिलेमा होगा, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, नौकरी अगर कुछ नहीं हुआ तो नौकरी तो कर ही लेंगे, इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं कोटा राजस्थान नाम की जगह है, लड़का होता है तो वो IIT इंजीनियरिंग करेगा और लड़की होगी तो डॉक्टर करेगी, आम अवधारणा पहले किसी ज़माने में रही है उस जगह से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दौर होता है किसी युवा के लिए, जब वो 12th के आसपास होता है या ग्रेजुएशन के आसपास होता है, कई बार हम कर लेते हैं, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, MBBS कर लेते हैं, MS कर लेंगे, लेकिन दिशा मन में कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में एक ख्याल होता है, एक विचार होता है, एक उत्साह होता है कुछ और करने का। तो वो जो पशुपेश की स्थिति है कि करना तो ये है लेकिन कर तो ये रहे हैं, इससे कैसे उभरा जाए? इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा कि सबसे पहले इंसान को अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप सरवाइव कर सकते हैं तो अपने पैशन को, नहीं तो मैं इसमें भी एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर हुए ब्रजमोहन मिश्रा, उनका एक पुत्र था, तो उनके पिताजी ने बोला कि आपको IIT करना है, लेकिन उनकी माँ ने बोला नहीं आपको एम्स करना है। उस बच्चे ने क्या किया, दोनों एग्ज़ाम दिया और दोनों क्रैक कर लिया। अब उसने क्या बोला कि मैं बैंक PO करूँगा, मतलब माँ को भी खुश कर दिया, पिताजी को भी खुश कर दिया, और वो बैंक में मैनेजर है और अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। मेरा मतलब आप समझिए कि अपने माँ बाप भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, कृपया उनको सुनिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हम अपने पैशन के पीछे जब जाते हैं तो अपने जन्मदाता को भूलने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, मैंने ऐसा नहीं किया, आप भी न करें। घर हमारा परिवार है, परिवार से समाज बनता है, समाज से शहर बनता है और शहर से देश बनता है। तो परिवार खुश होगा तो देश खुश होगा। प्लीज़ अपने माँ बाप जी को जरूर सुनिए। आप में से अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो, कोई जिज्ञासा हो जो आप पूछना चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं आप तक ज़रूर आऊँगा आपका सवाल लेकर। हाथ ऊपर कर दीजिए, किसी को पूछना है, किसी को कुछ सवाल है? आपके पास है, आपके पास है। एक मिनट, मैं आप उनसे पूछ जाऊँगा। मैं एक बार नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या विश्वकर्मा है। सर, आपकी जर्नी काफ़ी दिलचस्प रही है, हमने आपको स्क्रीन पे देखा है एंड हम बहुत खुश हैं कि हम आज आपको लाइव देख रहे हैं। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी स्टूडेंट जर्नी कैसी रही है? एक बार सवाल दोबारा कीजिएगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्टूडेंट जर्नी कैसी रही है? स्टूडेंट जर्नी बहुत मज़ेदार रही। मैं आपको बता दूँ, 2 बार फेल हुआ, उसके बाद 1 बार पास हुआ, SRC 2 ईयर डिप्लोमा एक्टिंग कोर्स। उसके बाद NSD 1 बार फेल हुआ, दोबारा दिया, पास हुआ, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स। फिर मैंने 1 साल रिसर्च वर्क किया। उसके बाद NSD रेपेटरी 1 बार फेल हुआ, फिर 1 बार पास हुआ, तो 1 साल किया। वहीं से इम्तियाज़ अली ने पहली फिल्म दी हाईवे, अगर आपने देखी होगी, आलिया भट्ट रणदीप हुड्डा। तो प्लीज़ फेल को ये मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर प्रयास अच्छे से किया गया है तो असफलता ही सफलता की जननी है, ऐसा मैं मानता हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। एक सवाल उधर से आ रहा है आपके पास। सर, मेरा नाम प्रशांत सोनार है। आप बॉलीवुड की दुनिया से आते हैं, सब चकाचौंध दुनिया है। Anyone? और यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट हैं। क्या आपको कभी पीयर प्रेशर नहीं आया, दोस्तों का प्रेशर नहीं आया? भाई तू इतना सिंपल क्यों रहता है? हाँ, आज भी आप चप्पल पहन तो के आए तभी हैं, आपने क्या बताइए। किया? सर, ये मैं दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, ये मेरा नेचुरल है। मैं आपको बता दूँ कि हम लोग सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर ये नहीं है कि आप ये नहीं है, बॉलीवुड से आते हैं आप ये हो जाइए। मैं ये दिखाने के लिए नहीं करता हूँ और मैं बेमतलब के ड्रामेबाजी में नहीं रहता। मुझे क्राफ्ट पे विश्वास है और मैं क्राफ्ट पर ध्यान देता हूँ। इतना ही हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया हुआ है।
जी न्यूज।